एक आदमी के पास सबसे बेहतरीन तलवार होती है, फिर भी वो बाघ का सहारा लेता है। सब उसे बेवकूफ समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ उसे पता है कि यही असली जवाब है। आने वाले समय में यही लोग इस दुनिया के सबसे ताकतवर शासक बनने वाले हैं। एक सुबह जब आंख खुलती है तो यांग चेन को पता चलता है कि वो अब अर्थ ऑनलाइन नाम की दुनिया का एक ऑब्जर्वर बन चुका है। यह दुनिया लगभग हमारी धरती जैसी ही दिखती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ इंसानों की उत्पत्ति की सच्चाई को धार्मिक कहानियों और सृष्टि की थ्योरी के पीछे छुपा दिया गया है। दरअसल अर्थ ऑनलाइन को एक तरह का नेशनल डेस्टिनी गेम समझा जा सकता है, जिसमें हर देश से एक इंसान चुना जाता है जो सभ्यता का ऑन ऑब्जर्वर बनता है। हर ऑन ऑब्जर्वर को एक प्रजाति चुननी होती है और उसे ऑन ऑब्जर्व करना होता है। जिस देश की चुनी हुई प्रजाति सबसे लंबे समय तक टिकती है वही देश जीतता है और उसे राष्ट्रीय शक्ति का फायदा मिलता है। जो हार जाता है उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यांग चेन को पिछले वर्जन की झलक याद आती है। पिछले वर्जन में दुनिया पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीवों का राज था। उनकी ताकत पर कोई शक नहीं कर सकता था। उन्होंने करीब 17 करोड़ साल तक इस दुनिया पर राज किया, लेकिन फिर एक विशाल उल्कापिंड की परछाई तेजी से धरती की तरफ बढ़ी और उस घमंडी डायनासोर साम्राज्य का अंत हो गया। विशालकाय जीवों का वो युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। नया वर्जन ठीक वहीं से शुरू होता है जहाँ पुराना वर्जन खत्म हुआ था। पृथ्वी के महाद्वीप से विशाल जीव पूरी तरह गायब हो चुके हैं और इसी दौर में जमीन की प्लेट्स में हलचल शुरू हो जाती है। जो महाद्वीप पहले एक साथ जुड़ा हुआ था वो धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगता है। धरती पर अलग अलग तरह की नई प्रजातियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये छोटे छोटे जीव जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर के होते हैं धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं। समय की इस लंबी यात्रा में अपने माहौल के हिसाब से ढलने के लिए हर प्रजाति खुद को बदलती रहती है। एक ही तरह के जीव अलग अलग जगहों पर अलग तरह से विकसित होते हैं। कोई बहुत बड़ा हो जाता है तो कोई बहुत छोटा। आसमान पर लगी स्क्रीन पर तेजी से दृश्य बदलते जा रहे हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही हो। करीब 4 करोड़ 30 लाख साल का विकास कुछ ही पलों में दिखाया जाता है। अब एक नया युग शुरू होता है जिसका नाम है न्यू टैबू यानी नया वर्जन। वर्चुअल स्पेस में खड़े यांग चेन की नजरें आसमान की स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। अगर उसकी पिछली यादें सही हैं, तो यही वो दौर है जब इंसान धीरे धीरे इतिहास के मंच पर कदम रखना शुरू करते हैं और दुनिया को एक नया शासक मिलने वाला है। अब स्क्रीन पर वो प्रजातियां दिखाई देती हैं जिन्हें इस वर्जन में चुना जा सकता है। सबसे पहले आता है एक नया शिकारी, सेबर टूथ टाइगर की एक प्रजाति जिसे शॉर्ट सोर्ड सेबर टूथ कहा जाता है। इसके कंधे की ऊंचाई करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 3 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसके पैर लंबे और शरीर बेहद मजबूत होता है। सबसे खास बात इसके मुंह में मौजूद वो 2 नुकीले दांत हैं जो अर्धचंद्र की तरह घुमावदार होते हैं। स्क्रीन पर एक ऐसा दृश्य भी दिखता है जहां यह सेबर टूथ टाइगर हाथी जैसे विशालकाय जानवर का शिकार कर रहा होता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अपनी तेज रफ्तार और जानलेवा दांतों की वजह से यह सेबर टूथ टाइगर घास के मैदानों का सबसे बड़ा शिकारी बन चुका है। भले ही इसका शरीर बहुत विशाल न हो, फिर भी यह उस दौर के सबसे बड़े जीव का शिकार कर सकता है, जो साफ बताता है कि यह इकोसिस्टम में सबसे ऊपर की जगह पर है, शायद सबसे ताकतवर प्रजातियों में से एक। यह स्क्रीन सिर्फ ड्रैगन नेशन ही नहीं बल्कि बाकी सभी देशों के लोग भी देख सकते हैं। सेबर टूथ टाइगर का हाथी का शिकार करने वाला दृश्य देखकर लगता है कि शायद यही जीव डायनासोर की तरह इस नए वर्जन का सही जवाब बन सकता है। इसके बाद भालू परिवार की बारी आती है। इस वर्जन में भालुओं की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है पूर्वज भालू, जो जंगलों में रहता है। इसकी लंबाई करीब 1 मीटर होती है, पैर काफी लंबे होते हैं और यह पौधों, कीड़ों और छोटे स्तनधारी जीवों को खाकर गुजारा करता है। फिर आता है विशाल जंगली कुत्ता, जो दिखने में आज के हायना जैसा लगता है, लेकिन इसका वजन 400 किलो तक होता है, यानी आज के हायना से 4 गुना ज्यादा। यह भी बड़े स्तनधारी जीवों का शिकार करता है। इसके अलावा पानी में रहता है पुरुसोरस मगरमच्छ, जिसकी लंबाई 11 मीटर से ज्यादा और वजन 6 टन से ज्यादा होता है। जमीन पर रहने वाले किसी भी जीव के मुकाबले इसकी काटने की ताकत सबसे ज्यादा है और यह इकोसिस्टम का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। इस प्रजाति पर भी कई देशों की नजर है, क्योंकि इतने कठिन माहौल में जो जीव सबसे ऊपर की जगह हासिल कर लेता है उसे कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसमें दुनिया का शासक बनने की पूरी क्षमता होती है। आसमान का असली शासक है अर्जेंटीना का विशालकाय गिद्ध, जिसकी खड़े होने पर ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा होती है और इसके पंख फैलाने पर 5 से 7 मीटर तक चौड़े हो जाते हैं, बिल्कुल किसी छोटे हवाई जहाज जैसे। लेकिन जिन लोगों ने पहले पंख वाले डायनासोर देखे हैं उनके लिए इसका आकार उतना बड़ा नहीं लगता। समुद्र में असली विशालकाय जीव के रूप में सामने आता है मेगालोडन शार्क, जिसकी लंबाई 20 मीटर से ज्यादा और वजन 90 टन से ज्यादा होता है। सिर्फ इसका मुंह खोलने पर उसका व्यास 3 मीटर तक पहुंच जाता है। यह इस वर्जन के सभी जीवों में सबसे ज्यादा काटने की ताकत रखने वाला जीव है। इस दौर में भी विशालकाय जीवों के निशान बाकी हैं, बस फर्क इतना है कि वो अब जमीन पर नहीं टिक पाए और समुद्र में जाकर बस गए, लेकिन वहां भी वो सबसे खतरनाक शिकारी बन चुके हैं। फिर दृश्य बदलता है और एक विशाल घास के मैदान का नजारा सामने आता है। इस मैदान के एक कोने में कुछ बिखरे हुए पेड़ खड़े हैं जिन पर बंदरों जैसे कुछ जीव बैठे हैं।
ये जीव थोड़ी देर के लिए जमीन पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय अपने हाथों की ताकत से डालियों के बीच उछलते रहते हैं। स्वभाव से डरपोक और आसानी से घबरा जाने वाले ये जीव फल खाकर गुजारा करते हैं। यही वो जीव हैं जो इंसानों के शुरुआती पूर्वज माने जाते हैं, लेकिन इतने कमजोर होने की वजह से अभी तक जमीन पर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। समय की यह तेजी से बदलती लहर अब भी जारी रहती है। समय की धारा अब आकर रुकती है 40 लाख साल पहले के दौर में। यहीं से नए वर्जन की शुरुआत का समय आता है और इसका मतलब है कि वर्जन की झलक दिखाने वाला यह हिस्सा अब खत्म हो चुका है। एक मशीन जैसी आवाज सबके कानों में गूंजती है, यह बताते हुए कि विशालकाय जीवों का युग अब बीते जमाने की बात हो चुका है और एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है। जीवन का विकास किसी की भी मर्जी से रुकता नहीं है और जल्द ही दुनिया को एक नया शासक मिलने वाला है। घोषणा होती है कि अर्थ प्राइड का नया वर्जन शुरू हो चुका है और सभी सभ्यता ऑब्जर्वर्स को आधे घंटे के अंदर अपने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए एक इकोसिस्टम चुनना होगा, क्योंकि गेम अब शुरू होने वाला है। यांग चेन को अचानक अपनी आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो रोशनी गायब हो जाती है। अब वो खुद को एक विशाल घास के मैदान के बीचों बीच खड़ा पाता है। यही वो पल है जब प्रजाति चुनने का सबसे अहम चरण शुरू होता है और यांग चेन खुद को एक अजीब सी अवस्था में महसूस करने लगता है, मानो कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। मालिक की तरह बस एक ख्याल आते ही यांग चेन इस दुनिया की किसी भी प्रजाति की पूरी जानकारी पढ़ सकता है। उसकी उंगलियां हवा में सरकती हैं और उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। उसकी नजर आकर टिकती है आदि वानर यानी अर्ली एप की कार्ड पर। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी प्रजाति हो जिसमें इस डरावने सीधे चलने वाले वानर जितनी विकास की संभावना हो। यांग चेन बिना जल्दबाजी किए आदि वानर का पूरा डेटा देखना शुरू करता है। आदि वानर की ताकत 3 स्टार, दौड़ने की रफ्तार 2 स्टार, नर्व रिस्पॉन्स 3 स्टार, सहनशक्ति 4 स्टार, बुद्धि 5 स्टार और एनर्जी खपत 6 स्टार। इसका मतलब आदि वानर के लगभग सारे आंकड़े कमजोर हैं। सिर्फ बुद्धि थोड़ी बेहतर है, लेकिन एनर्जी खपत डरावने तरीके से 6 स्टार तक पहुंच जाती है। यानी इसे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और प्रकृति में यह किसी जीव के कम बचने की संभावना का साफ संकेत होता है। बाकी जानवरों को देखा जाए तो आदि वानर से कई गुना बड़े जीवों की भी इतनी ज्यादा एनर्जी खपत नहीं होती। इस दुनिया में यांग चेन के अलावा कोई भी उसकी तरफ दोबारा नजर भी नहीं डालता। लोग हैरान हैं कि आखिर यांग चेन आदि वानर के डेटा को इतनी देर से क्यों देख रहा है। रिसर्च टीम की तरफ चिन बुजुर्ग यांग चेन की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और उनके माथे पर बल पड़ते जा रहे हैं। आदि वानर के डेटा में उन्हें कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा। एनर्जी खपत का ज्यादा होना कोई खासियत नहीं, बल्कि यह तो सीधा एक कमजोरी है। यही सोचकर चिन बुजुर्ग थोड़े परेशान होने लगते हैं। लेकिन यांग चेन ज्यादा देर तक वहीं नहीं रुकता। वो जल्दी ही बाकी प्रजातियों का डेटा भी देखने लगता है, जिससे चिन बुजुर्ग को थोड़ी राहत मिलती है। लगता है यांग चेन जल्दबाजी में नहीं है। वो करीब 10-12 अलग अलग प्रजातियों का डेटा देखता है, सच में समझने और तुलना करने की कोशिश कर रहा है। आखिर दुश्मन को जानना ही तो जीत की पहली सीढ़ी होती है। वैसे भी आदि वानर जैसी कमजोर प्रजाति को कोई और चुनने की हिम्मत भी नहीं करेगा। 10-12 प्रजातियों का डेटा देखने के बाद आखिरकार यांग चेन कुछ फैसला ले लेता है। उसका इरादा सेफ है। वो सीधे आदि वानर के हैबिटेट में टेलीपोर्ट होने का ऑप्शन चुन लेता है। कुछ दूरी पर अमेरिका का डेविड, रूस की नताशा, जापान का यामागामी टोरू और कुछ और लोग शॉर्ट स्वॉर्ड सेबर टूथ टाइगर के हैबिटेट के पास इकट्ठा हुए हैं। यांग चेन के आने की हलचल उनका ध्यान खींच लेती है। यामागामी टोरू पूछता है, अरे ड्रैगन नेशन वाले दोस्त, क्या तुम भी शॉर्ट स्वॉर्ड सेबर टूथ टाइगर को चुनने की होड़ में शामिल होना चाहते हो? नताशा भी पूछती है, ड्रैगन नेशन वाले, क्या तुम भी इसके लिए लड़ने आए हो? डेविड सतर्क नजरों से देखता है। यांग चेन बस हाथ हिलाकर कहता है, ये तुम लोग आपस में तय कर लो, मेरा टारगेट पहले से तय है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहकर वो बाकी सबकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए सीधे आदि वानर के हैबिटेट की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में यांग चेन एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। सिस्टम की आवाज गूंजती है, ड्रैगन नेशन सभ्यता ऑब्जर्वर ने अपना ऑन ऑब्जर्वेशन टारगेट कंफर्म कर दिया है। आदि वानर ड्रैगन नेशन ऑन ऑब्जर्वर यांग चेन ने अपना ऑन ऑब्जर्वेशन टारगेट कंफर्म कर दिया है। आदि वानर इधर अर्थ प्राइड के स्पेशल रिसर्च ग्रुप में चिन्ह बुजुर्ग के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर जाता है और टूट जाता है। यह तो गलत चुनाव है। यांग चेन ने ऑब्जर्वेशन के लिए आदि वानर को चुन लिया है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, यकीन नहीं होता। लाइव स्ट्रीम रूम में हजारों ड्रैगन नेशन के आईडी सवालिया निशान लगाना शुरू कर देते हैं। बाकी देशों के लोग तो हंस हंसकर पागल हो जाते हैं। क्या ड्रैगन नेशन वाला मजाक तो नहीं कर रहा? इतनी कमजोर 4 पैरों वाली प्रजाति चुन ली उसने। गुस्से में कुछ लोग यांग चेन के स्ट्रीम में जाकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन यांग चेन को इस सब की कोई खबर नहीं है। सभी सभ्यता ऑब्जर्वर्स के ऑब्जर्वेशन टारगेट्स कंफर्म हो चुके हैं। अर्थ प्राइड का नया वर्जन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। सभी ऑब्जर्वर्स से कहा जाता है कि वो अच्छे से रिकॉर्ड रखें। गेम शुरू होता है।
एक सभ्यता ऑब्जर्वर होने के नाते यांग चेन का काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना, ऑब्जर्व करना और जरूरत पड़ने पर अपने 3 एक्टिव इंटरवेंशन का इस्तेमाल करना। समय बहुत लंबा है, एक वर्जन शायद लाखों साल, यहाँ तक कि 10 लाख साल से भी ज्यादा तक चल सकता है। इतना लंबा समय शुरू से आखिर तक देखना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं, इसलिए बार बार दोहराई जाने वाली टाइमलाइन को छोटा करके दिखाया जाता है। यांग चेन के अपने स्ट्रीम रूम में हजारों ड्रैगन नेशन के दर्शक लगभग उम्मीद खो चुके हैं। पेड़ों पर उछलते कूदते इस बंदर से आखिर क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। ऊपर से अब जंगल में पेड़ भी कम होते जा रहे हैं, कूदने की जगह भी खत्म होती जा रही है, यानी आदि वानर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। यह तो बिल्कुल नरक जैसी शुरुआत है। स्क्रीन अब एक खास वानर पर आकर रुक जाती है। यही वो वानर है जिसे यांग चेन ने अभी अभी चुना है। इस वक्त वो डालियों के बीच छुपा हुआ है, सतर्क नजरों से चारों तरफ देख रहा है। इस छोटे वानर ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो एक डाल पर खड़ा होकर 100 मीटर दूर एक और जंगल की तरफ देख रहा है। आज सुबह ही एक बुजुर्ग वानर भूख से तड़पते हुए मर गया और पेड़ से नीचे गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में जंगल से निकले शॉर्ट स्वॉर्ड सेबर टूथ टाइगर ने उसे घसीट लिया। छोटे वानर को यह पूरी तरह समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसके अंदर उसके जीन्स की गहराई में जैसे कोई आवाज चेतावनी दे रही हो। जमीन बहुत खतरनाक है, एक बार गिरे फिर मौत के अलावा कुछ नहीं। अब क्या किया जाए? संतरे जितने छोटे उसके दिमाग में जैसे जीने की चाहत उसे सोचने पर मजबूर कर रही है। उसकी नजरें धीरे धीरे नीचे उस सख्त जमीन पर टिक जाती हैं। उसके शरीर का एक एक हिस्सा जैसे चीख चीख कर चेतावनी दे रहा हो, इसलिए वो पीछे हट जाता है। पीछे जाकर एक मोटी और ऊंची डाल पर बैठ जाता है, मानो ऐसा करने से उसका डर थोड़ा कम हो जाएगा। स्ट्रीम रूम में निराशा भरे कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, यह तो मौत का इंतजार करने जैसा है। आखिर यांग चेन कर क्या रहा है? क्या वो सच में समाज से बदला ले रहा है? वरना ऐसी बेकार प्रजाति क्यों चुनेगा? लेकिन स्ट्रीम के दर्शकों की इस निराशा से अलग यांग चेन इस वक्त पूरी तरह ध्यान लगाकर अपने सामने के दृश्य को देख रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि शायद अभी कोई ऐतिहासिक पल घटने वाला है। कभी कभी एक छोटा सा कदम पूरे इकोसिस्टम की व्यवस्था बदल सकता है। भूख छोटे वानर की इच्छा शक्ति को लगातार तोड़ रही है। यह दर्द मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह एहसास है। वो पूरी तरह सोच भी नहीं पा रहा, बस 2 एहसास आपस में लड़ रहे हैं, भूख और डर। पेड़ों ने आदि वानर को हमेशा से रहने की जगह दी है, इसीलिए आदि वानर लाखों सालों से अपने हाथों की मदद से डालियों के बीच उछलता कूदता आया है। लेकिन आज का दौर अलग है। अब पेड़ इन वानरों की हिफाजत नहीं कर सकते। जिंदा रहना है तो हाथ छोड़ना ही होगा। आखिरकार भूख डर पर भारी पड़ जाती है। वो अपने दोनों हाथों से डाल को पकड़कर अपना पूरा शरीर उसके नीचे लटका देता है और फिर अचानक हाथ छोड़ देता है। इस अजीब हरकत ने बाकी पेड़ों पर बैठे वानरों का भी ध्यान खींच लिया है। सब उत्सुकता से देख रहे हैं कि यह छोटा वानर आखिर क्या करने वाला है। वो छोटा वानर उन्हें ध्यान से देखता रहता है जब तक कि आखिरकार वो अपने हाथ छोड़ नहीं देता। वो पेड़ से सीधे जमीन पर कूद पड़ता है। उसके हथेली जैसे दोनों पैर मजबूत जमीन पर टिकते हैं। उसी पल डर एक बार फिर लहर की तरह उसके अंदर उठ खड़ा होता है। वो घबराकर चारों तरफ देखता है, मानो अगले ही पल कोई खतरा टूट पड़ेगा। बिना कुछ सोचे जिंदा रहने की सहज भावना उसे हरकत में ला देती है। वो अपने दोनों हाथ और पैर जमीन पर टिकाकर उछलते हुए दौड़ना शुरू कर देता है, 100 मीटर दूर उस दूसरे जंगल की तरफ। तभी उसे एहसास होता है कि किसी तेज नजर ने उस पर ताक लगा ली है, इसलिए वो अपने हाथों का सहारा छोड़ देता है। उसकी झुकी हुई कमर धीरे धीरे सीधी होने लगती है। उसके पतले पतले पैर पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगते हैं। कदम और लंबे होते जाते हैं। उसका शरीर और सीधा होता जाता है। वो रेंगने और उछलने से धीरे धीरे सीधा खड़े होकर चलने लगता है। दूर वो जंगल उसकी नजरों में करीब आता जाता है। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता है कि खुद वो छोटा वानर भी समझ नहीं पाता। जल्द ही उसे पेड़ों के ऊपर लटके स्वादिष्ट फल दिखाई देते हैं और वो एक छलांग लगाकर एक नई दुनिया में पहुंच जाता है। उधर दूसरी तरफ पश्चिमी जंगल में पहले से ही कई हैरान परेशान वानर जंगल के किनारे तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से यह सब होते देखा है, लेकिन इस वक्त वो न तो पूरी तरह सोच पा रहे हैं, न ही सही गलत का हिसाब लगा पा रहे हैं और न ही यह तय कर पा रहे हैं कि उन्हें उस छोटे वानर के पीछे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उस छोटे वानर की इस हरकत ने मानो एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया है। इसलिए दूसरा वानर भी अपनी भूख की सहज भावना के आगे झुक जाता है। आखिर उसे भी तो जिंदा रहना है। इसके बाद एक कई वानर पेड़ों से कूदने लगते हैं। इतने सारे वानरों का जमीन पर कूदकर दूर तक भागने की हलचल आखिरकार शिकारियों का ध्यान खींच ही लेती है। एक शॉर्ट स्वॉर्ड सेबर टूथ टाइगर चुपचाप पास आता है। उसका निशाना बिल्कुल साफ है। बिजली की तेजी से वो आगे भागते एक वानर पर झपट पड़ता है। उस वानर के पास इस विशालकाय शिकारी के हमले से बचने की कोई ताकत नहीं होती। उसका पूरा छोटा सा शरीर जमीन पर दबा दिया जाता है। वो जितना भी छटपटाए कुछ फायदा नहीं होता। आसपास भागते बाकी वानर इस दृश्य से बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। वो और तेजी से दूर जंगल की तरफ भागने लगते हैं।
यही तो प्रकृति है, बेहद निर्दयी। जिंदा रहना है तो सब कुछ, यहाँ तक कि जान की भी बाजी लगानी पड़ती है। कोरिया के अपने स्ट्रीम रूम में हजारों कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। शुक्रिया ड्रैगन नेशन इतना बढ़िया खाना भेजने के लिए। देखा सेबर टूथ टाइगर की ताकत, पेड़ों पर छुपने वाले इन बंदरों के पास तो कोई मुकाबला करने की ताकत ही नहीं है। लेकिन कुछ ड्रैगन नेशन के दर्शक जवाब देते हैं, यह ड्रैगन नेशन का मामला है, हमें खुद ही खुद को कोसने का हक है। तुम कोरियाई लोगों को बीच में कूदने की क्या जरूरत। ऐसे ही ढेरों गुस्से भरे कमेंट्स आकर कोरिया के दर्शकों की आवाज को दबा देते हैं। आखिर कोरिया जैसे छोटे देश की आबादी ही कितनी है। यांग चेन स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहा है कि कैसे उसका आदि वानर धीरे धीरे अपनी कमर सीधी करता जा रहा है, रेंगने से धीरे धीरे सीधा खड़ा होना सीख रहा है। यह एक बेहद अहम कदम है, आग पर काबू पाने और बुद्धि विकसित करने से भी ज्यादा जरूरी। अब हाथ दौड़ने भागने के काम में नहीं लगेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे और बारीक काम करने लायक बनते जाएंगे। इसी बुनियाद पर आगे चलकर हाथ औजार बना पाएंगे, औजार इस्तेमाल कर पाएंगे, यहाँ तक कि अपने हाथों से आग जलाना भी सीख जाएंगे। एक पेड़ पर आज पहला कदम उठाने वाला वो छोटा वानर बैठा हुआ है। उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन वो बेहद तकलीफ में है। मानो सिर्फ इसी तरह बैठे रहने से उसका दर्द थोड़ा कम हो सके, इसलिए वो वहीं बैठा रहता है, बिना किसी मकसद के, बिना कुछ किए। उसकी सूनी आंखें खुलती बंद होती रहती हैं। उसके लंबे बाल हवा के झोंकों में कांपते रहते हैं। पता नहीं क्यों अचानक वो अपना सिर उठा लेता है। पत्तों की झिरी से उसकी सूनी नजरें आसमान की तरफ जाती हैं। उसकी काली आंखों में तारों भरा आसमान झलकता है। वो जैसे वहीं ठहर जाता है, बस देखता रहता है। कोई नहीं जानता वो क्या देख रहा है, कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहा है। आसमान की स्क्रीन उसका क्लोजअप दिखाती है। शायद यांग चेन इस वक्त इस वानर को खास तौर पर ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन इसका फायदा ही क्या। अर्थ प्राइड के स्पेशल रिसर्च ग्रुप में सारे रिसर्चर्स आसमान की उसी स्क्रीन को ध्यान से देख रहे हैं। इस वक्त कैमरा उस छोटे वानर के आसमान की तरफ ताकने के दृश्य पर रुका हुआ है। शायद आने वाले समय में इसकी अगली पीढ़ियां भी कभी न कभी अनजाने में इसी तरह आसमान भरे तारों की तरफ देखेंगी। जीन्स की गहराई में छुपी यह जिज्ञासा मानो एक सहज भावना की तरह बार बार उभर कर आती रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी, लाखों साल बाद यह सवाल जो लाखों सालों से चला आ रहा है, आखिरकार इसका जवाब मिल ही जाएगा। इसलिए यांग चेन के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। उसकी नोटबुक में इस पल की उसके दिल की हलचल पूरी तरह दर्ज हो जाती है, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं पाता। आसमान की स्क्रीन फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगती है। जब से पहली बार जमीन पर कदम रखकर नया खाना ढूंढा गया और पूरे झुंड को बचाया गया, तब से यह आदत आगे बढ़ती चली गई। जब इस जंगल के फल भी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तो आदि वानरों के सामने एक नया रास्ता खुलता है। इतने खतरों के बावजूद, यहाँ तक कि रास्ते में पूरे आदि वानर समूह को बड़े बड़े खतरनाक शिकारियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो हार नहीं मानते और जीवित रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हाथों का सहारा छोड़कर सीधा खड़े होकर चलने की उनकी यह खासियत। सीधा खड़े होकर चलने में 4 पैरों पर चलने के मुकाबले सिर्फ चौथाई एनर्जी खर्च होती है। इसका मतलब है जो एनर्जी खपत पहले 6 स्टार तक पहुंच गई थी, वो अब घटकर सीधे 1 स्टार कम हो जाती है, यानी 5 स्टार रह जाती है। भले ही एनर्जी खपत अब भी ज्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो चुकी है। आदि वानर भले ही इस वर्जन के किसी भी खतरनाक जानवर से लड़ नहीं सकता, फिर भी वो जीवित रह गया, बल्कि अब उसकी तादाद बढ़ने के भी आसार नजर आने लगे हैं। आसमान की स्क्रीन एक मादा आदि वानर पर आकर रुक जाती है। उसका पेट फूल चुका है, उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। पूरे समूह के लिए यह एक नई शुरुआत है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। सबकी नजरों के सामने एक नया आदि वानर जन्म लेता है। लेकिन ठीक इसी दौर में सीधा खड़े होकर चलने की एक बड़ी दिक्कत भी सामने आने लगती है। स्ट्रीम रूम में जिन ड्रैगन नेशन दर्शकों को अभी अभी थोड़ी उम्मीद जगी थी, अब उनके माथे पर फिर से बल पड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि जिन बुजुर्ग भी अब इस खतरनाक कमी को समझ चुके हैं। बिना किसी बढ़ा चढ़ा कर कहे, यह कमी आगे चलकर पूरे आदि वानर समूह को विलुप्ति की तरफ धकेल सकती है। दरअसल सीधा खड़े होकर चलने की कीमत यह है कि आदि वानरों की पेल्विक हड्डी यानी कमर की हड्डी धीरे धीरे संकरी होती जाती है। और कमर की हड्डी संकरी होने के बाद ज्यादातर स्तनधारी जीवों की तरह, जबकि बाकी ज्यादातर जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, इसलिए उनके लिए बच्चा पैदा करना लगभग बिना किसी दिक्कत के हो जाता है। लेकिन स्क्रीन पर दिखाई दे रही मादा आदि वानर के लिए यह बिल्कुल अलग कहानी है। इस पूरी प्रक्रिया का हर एक पल जानलेवा है। जरा सी भी चूक हुई तो मादा वानर और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इतनी मुश्किल डिलीवरी को नर्क जैसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सोचो, प्री हिस्टोरिक शिकारियों से भरे इस दौर में कौन सी प्रजाति इतनी कठिन डिलीवरी झेल सकती है। स्क्रीन पर आखिरकार किस्मत का साथ मिलता है और मादा वानर बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन नवजात बच्चा बेहद कमजोर है, हिलना डुलना भी उसके लिए मुश्किल है। मादा वानर भी डिलीवरी में अपनी ज्यादातर ताकत गंवा चुकी है।
माँ और बच्चा दोनों के पास मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं बची। यह देखकर चिन बुजुर्ग हल्की सी आह भरते हैं। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सीधा खड़े होकर चलने की बहुत सारी कमजोरियां हैं। हम इंसान इसे झेल पाते हैं क्योंकि हम एक विकसित प्रजाति हैं। हमारे बच्चे समय से पहले पैदा हों तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आदि वानर के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। चिन बुजुर्ग की यह बात सुनकर पूरा अर्थ प्राइड रिसर्च ग्रुप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। सबको लगता है कि शायद अब यह गलत चुनाव जल्द ही ठीक हो जाएगा। बगल में रूस की नताशा ने जो सेबर टूथ हाथी चुना है वो भी अभी बच्चा दे रहा है, लेकिन वहाँ का हाल बिल्कुल अलग है। उस बच्चे के दांत भले पूरी तरह न आए हों, लेकिन जन्म लेते ही वो दौड़ सकता है। कम से कम अपनी जान तो बचा सकता है। बाकी सभी सभ्यता ऑब्जर्वर्स ने या तो तेज भागने वाली, या ताकतवर, या बड़े शरीर वाली, या फिर वर्जन में मजबूत मानी जाने वाली प्रजातियां चुनी हैं। सिर्फ ड्रैगन नेशन ने आदि वानर को चुना, जो शुरू से ही सबसे कमजोर और नुकसानदायक विकल्प लग रहा था। इसे किसी भी तरह गलत चुनाव कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन यांग चेन को बाहर की इन तानों और शिकायतों की कोई खबर नहीं। एक सभ्यता और ऑब्जर्वर होने के नाते उसे इतनी आजादी और निजी स्पेस मिला हुआ है कि कोई बाहरी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यह ऑब्जर्वर्स को दी गई एक तरह की सुरक्षा भी है, ताकि सब कुछ उसकी अपनी सोच के हिसाब से आगे बढ़ सके। इस वक्त मादा वानर का शरीर बेहद कमजोर हो चुका है। डिलीवरी ने उसकी सारी एनर्जी और पोषण खत्म कर दिया है। अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो एक बूंद भी दूध निकाल सके। छोटा बच्चा पहले से ही ठीक से विकसित नहीं हो पाया था। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन मादा वानर अब हिलने डुलने की हालत में भी नहीं है। वो जमीन पर बैठी है और उसकी घबराई हुई आंखों में पहली बार एक अजीब सी भावना नजर आती है। वो बेचैनी से चारों तरफ नजरें घुमाती है। बाकी वानर उसके आसपास इकट्ठा तो होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी असली परेशानी नहीं समझ पाता। आखिरकार मादा वानर की नजरें घूमते घूमते एक मजबूत कद काठी वाले नर वानर पर जाकर टिक जाती हैं। वही उस छोटे बच्चे का पिता है। प्रकृति में आमतौर पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ मादा जीव अकेले उठाती है। ज्यादातर जानवरों में प्रजनन एक तय नियम की तरह चलता है। नर सिर्फ अपना जेनेटिक योगदान देकर वहां से चला जाता है। आमतौर पर आदि वानर में भी ऐसा ही होता आया है, लेकिन इस बार वो लंबा चौड़ा नर वानर जैसे कुछ महसूस कर लेता है और वो हरकत में आ जाता है। जल्द ही वो घनी झाड़ियों में से वो 2 नारियल जैसे फल निकाल लाता है, जिन्हें उसने कुछ देर पहले वहीं छुपा कर रखा था। फल लेकर वो मादा वानर की तरफ बढ़ता है। मादा वानर उस लंबे चौड़े नर वानर को अपनी तरफ आते देखती रहती है और फिर वो दोनों फल उसकी तरफ बढ़ा देती है, साथ ही अजीब सी आवाजें निकालते हुए मानो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। हैरानी की बात यह है कि नर वानर अपना खाना छिन जाने पर भी किसी तरह का विरोध नहीं जताता। वो बस वहीं खड़ा देखता रहता है, बीच बीच में अपना सिर थोड़ा तिरछा करता है। उसके दिमाग के आकार में हुई बढ़ोतरी ने उसे मानो एक बेहतर समझ दे दी है। उसे एहसास होता है कि यह छोटा सा बच्चा किसी न किसी तरह उस गहराई से जुड़ा है। यह उसकी अपनी संतान है। किसी भी जीव के लिए अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना सबसे बुनियादी बात होती है। हर जीव का हर काम आखिरकार प्रजनन के लिए ही होता है। आदि वानर भी इससे अलग नहीं। यही जुड़ाव अब मादा वानर के लिए भी महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि अगर बच्चे को जिंदा रखना है तो पहले माँ को जिंदा रखना जरूरी है। इस पल अपनी नई पैदा हुई संतान को देखते हुए उस लंबे चौड़े नर वानर का दिमाग जन्म के बाद से सबसे ज्यादा सक्रिय हो उठता है। लगता है जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सोचना शुरू किया हो और इससे उसे जिम्मेदारी का मतलब भी समझ आने लगा है। ज्यादातर दर्शकों के लिए यह सिर्फ इतनी सी बात है कि एक नर वानर ने 2 जंगली फल दे दिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि ज्यादातर लोगों को तो यह बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन यांग चेन बेहद उत्साहित है। देखने में एकदम मामूली सी यह हरकत पूरी आदि वानर प्रजाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सबसे पहले पेड़ से कूदकर जमीन पर दौड़ने वाला वो वानर था। समय बीतता जाता है और अब बारी आती है सामान इधर से उधर ले जाने की। हाथ आजाद होने की वजह से आदि वानर अब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यह बाकी ज्यादातर जीवों के मुकाबले एक बहुत बड़ा फायदा है। 4 पैरों पर चलने वाले जीव सिर्फ अपने मुंह से चीजें उठा सकते हैं, इसलिए उनकी ले जाने की क्षमता बहुत सीमित होती है और इससे उनकी चाल भी प्रभावित होती है। इसीलिए उस दौर के सारे बड़े शिकारी शिकार करने के बाद उसे मुंह में दबाकर बस थोड़ी ही दूर तक ले जा पाते थे, फिर किसी सुरक्षित जगह पर बैठकर वहीं खा लेते थे, क्योंकि वो अपने शिकार को दूर तक नहीं ले जा सकते थे। लेकिन सीधा खड़े होकर चलने से जो दिक्कत आई थी अब वो पूरी तरह हल हो चुकी है। बच्चों को बड़ा होने में भले ही लंबा समय लगे, लेकिन परिवार की यह नई सोच पैदा होने की वजह से बच्चों के जिंदा बचने की संभावना काफी बढ़ गई है। जब बचने की दर बढ़ती है तो इसका मतलब है पूरा समूह और मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है। परिवार की यह भावना जड़ पकड़ते ही सभ्यता की नींव भी पड़नी शुरू हो जाती है। परिवार होने की वजह से ही आदि वानर आपस में सहयोग करना सीख पाते हैं और आपसी सहयोग और थोड़े बहुत टकराव के बीच से ही सभ्यता जन्म लेती है। यह किसी भी सभ्यता के जन्म के लिए बेहद जरूरी शर्त है। परिवार की यह सोच जैसे हर आदि वानर के दिल में एक दूसरे की मदद करने का बीज बो देती है। अब आदि वानर अकेले अकेले खाना ढूंढने नहीं निकलते, बल्कि 2-2, 3-3 के झुंड में मिलकर निकलते हैं।
संख्या बढ़ने से आसपास की चीजों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। यह बदलाव बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि पड़ोसी कोरिया वाले भी अब कुछ गड़बड़ महसूस करने लगे हैं। कोरिया ने जिसे ऑब्जर्व किया है वो है इस वक्त की सबसे ताकतवर जमीनी शिकारी प्रजाति शॉर्ट स्वॉर्ड सेबरटूथ टाइगर। एंड सेबरटूथ टाइगर सबसे ज्यादा जिसका शिकार करना पसंद करता है वही है। लेकिन समय बीतने के साथ सेबरटूथ टाइगर्स को महसूस होने लगता है कि आदि वानर का शिकार करना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल होता जा रहा है। पहले हर 2-3 दिन में एक न एक आदि वानर का शिकार हो ही जाता था, बस सेबरटूथ टाइगर की नजर में आना काफी था। लेकिन अब आदि वानर मानो होशियार हो गए हैं, दूर से ही उन्हें पहचान लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। सेबरटूथ टाइगर का एक और शिकार नाकाम होते देख कोरिया के दर्शक बेचैन हो उठते हैं। ये क्या हो रहा है? ये बंदर अचानक इतने चालाक कैसे हो गए? जो पहले बिना किसी मुश्किल के शिकार हो जाते थे, अब इतनी आसानी से कैसे बच निकल रहे हैं? कोरिया के स्ट्रीम रूम में तरह तरह की आवाजें उठने लगती हैं। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही कि ताकतवर सेबरटूथ टाइगर कमजोर वानरों का शिकार क्यों नहीं कर पा रहा। आखिर ये तो बिना किसी लड़ने की ताकत वाले कमजोर जीव हैं, फिर भी सेबरटूथ टाइगर के दांतों से कैसे बच निकल रहे हैं? अर्थ प्राइड के वर्चुअल स्पेस में ऑब्जर्वर की हैसियत से मौजूद कोरिया का चा ताह्यून भी यांग चेन की सीट की तरफ देखते हुए अपने माथे पर बल डाल लेता है। उसे यकीन है कि यांग चेन ने जरूर एक बार अपने एक्टिव इंटरवेंशन का इस्तेमाल किया है, वरना इतनी कमजोर प्रजाति सेबरटूथ टाइगर के हमले से यूं ही बच नहीं सकती। अगर ड्रैगन नेशन ने पहले ही दखल दे दिया है तो चा ताह्यून भी चुप बैठने वाला नहीं है। आखिर इतने कमजोर वानरों के पास दखल देने की गुंजाइश ही कितनी है? चा ताह्यून फैसला करता है कि वो भी अपना एक इंटरवेंशन इस्तेमाल करेगा, साथ ही बाहरी मदद भी मांगेगा। इसके फौरन बाद शॉर्ट स्वॉर्ड सेबरटूथ टाइगर की शारीरिक बनावट, जीने का तरीका वगैरह का पूरा डेटा चा ताह्यून के सामने वर्चुअल स्क्रीन पर आ जाता है। वो बाहरी मदद का ऑप्शन चुन लेता है। कोरिया के स्पेशल रिसर्च ग्रुप में मौजूद रिसर्चर कहते हैं, शायद यही एक मौका है जब हम ड्रैगन नेशन को हरा सकते हैं, इसलिए हम पूरी ताकत लगाकर तुम्हारी मदद करेंगे। रिसर्च ग्रुप का हेड सबसे पहले बोल पड़ता है, सेबरटूथ टाइगर आधे अकेले और आधे झुंड में रहने वाले जीव हैं, इसलिए वो तय करते हैं कि इस माहौल को बदल दिया जाए ताकि बड़ी तादाद में सेबरटूथ टाइगर एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं और उनका स्वभाव झुंड में रहने वाला बन जाए। सेबरटूथ टाइगर के रहने के माहौल में बदलाव करके यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे शतरंज या चौपड़ में किसी को चारों तरफ से घेर लिया जाए। चा ताह्यून की आंखों में एक चमक आ जाती है। इतनी बड़ी तादाद में सेबरटूथ टाइगर के हमले से बचना आदि वानरों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। योजना तय होते ही कोरिया की तरफ से सीधा दखल शुरू हो जाता है। जिस प्रजाति को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके रहन सहन के तरीके में बदलाव करते हुए चा ताह्यून सीधा निशाना बनाता है आदि वानरों के रहने की जगह को। सभी शॉर्ट स्वॉर्ड सेबरटूथ टाइगर्स के मन में जैसे एक अनजानी सी बेचैनी पैदा हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि जहां वो अभी रह रहे हैं वो जगह अब उनके लायक नहीं रही। उन्हें रहने के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि पूरे महाद्वीप के सारे सेबरटूथ टाइगर्स एक साथ अपने अपने इलाके छोड़कर एक ही दिशा में बढ़ने लगते हैं, मानो वो जगह किसी जन्नत जैसी हो जो हर सेबरटूथ टाइगर को अपनी तरफ खींच रही हो। सेबरटूथ टाइगर पहले से ही इस महाद्वीप के सबसे ताकतवर शिकारियों में गिना जाता था, अब इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने पर तो कहना ही क्या। कुछ ही देर के लिए कोरिया वालों को लगता है जैसे उनका सपना सच होने वाला है। कोरिया का यह दखल काफी असरदार साबित होता है। जल्द ही साफ नजर आने लगता है कि आदि वानरों के इलाके में शॉर्ट स्वॉर्ड सेबरटूथ टाइगर्स की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। इतनी बड़ी घेराबंदी के बीच आदि वानर एक बार फिर इकोसिस्टम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचते नजर आते हैं। अब जब भी वो खाने की तलाश में बाहर निकलेंगे उनके सामने सेबरटूथ टाइगर आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जिंदा वापस आने के आसार बेहद कम हो जाते हैं। ड्रैगन नेशन के अर्थ ऑनलाइन रिसर्च ग्रुप में जिन बुजुर्ग भी बेचैन होकर सोचते हैं, यांग चेन को भी शायद पता चल गया होगा कि सेबरटूथ टाइगर्स की तादाद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। यह साफ तौर पर किसी की सोची समझी चाल लग रही है, तो फिर वो अपने एक्टिव इंटरवेंशन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? उधर अर्थ ऑनलाइन के वर्चुअल स्पेस में यांग चेन को भी सेबरटूथ टाइगर की तादाद में हुए इस अजीब इजाफे का पता चल चुका है। यह असामान्य हालात साफ बताते हैं कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यांग चेन की नजर में यह हरकत बेहद बेवकूफी भरी है। शॉर्ट स्वॉर्ड सेबरटूथ टाइगर पहले से ही इकोसिस्टम का सबसे बड़ा शिकारी है, फिर भी कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं और जबरदस्ती इतनी बड़ी तादाद में सेबरटूथ टाइगर्स को एक ही इलाके में इकट्ठा कर दिया गया है। यह तो छोड़ो कि आदि वानर इस वजह से खत्म होंगे या नहीं, यह हरकत खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है। इतनी बड़ी तादाद में टॉप शिकारी एक ही जगह इकट्ठा हो जाना बेशक उस इलाके को कुछ समय के लिए बेहद खतरनाक बना देगा, लेकिन क्या इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि इससे पूरे इकोसिस्टम पर कैसी तबाही आएगी? नतीजा यह होगा कि उस इलाके में शिकार करने लायक जानवर कम होते जाएंगे और आखिरकार सेबरटूथ टाइगर्स का यह पूरा झुंड खुद अपना पेट भरने के लिए भी तरस जाएगा। यह तो वही बात हुई कि दुश्मन को थोड़ा नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया जाए। लेकिन कोरिया की इस चाल ने यांग चेन को एक बात याद जरूर दिला दी है,
अब जबकि आदि वानर सीधा खड़े होकर चलना सीख चुके हैं और परिवार की सोच भी धीरे धीरे उनके अंदर जड़ पकड़ने लगी है, तो अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। यांग चेन तय करता है कि वो आदि वानरों को चीजें फेंकने यानी थ्रोइंग की स्किल सिखाएगा। अगर विकास सामान्य तरीके से चलता तो इस स्किल को हासिल करने में अभी भी कम से कम कुछ लाख साल और लगते, लेकिन तब तक तो शायद यह वर्जन ही खत्म हो चुका होगा। इसलिए यांग चेन आदि वानरों के विकास की रफ्तार को तेज करने का फैसला करता है। यह सोचते ही यांग चेन 10 समूहों के आदि वानरों का डेटा सामने लाता है और इंटरवेंशन वाला बटन दबा देता है। फौरन ही उन 10 समूहों की पूरी जानकारी, शारीरिक बनावट और रहन सहन का तरीका सब कुछ यांग चेन के सामने वर्चुअल स्क्रीन पर आ जाता है। वो इंटरवेंशन का ऑप्शन चुन लेता है। ड्रैगन नेशन के अर्थ ऑनलाइन स्पेशल रिसर्च ग्रुप में सब लोग आसमान की स्क्रीन पर यांग चेन के मुंह की तरफ इकटक देख रहे हैं और उनके तने हुए चेहरों पर थोड़ी राहत आ जाती है। चिन बुजुर्ग तो जैसे राहत की एक लंबी सांस लेते हैं और फौरन आदेश देते हैं, हमने जो भी डेटा इकट्ठा किया है वो सब निकालो। अब हम यांग चेन को सबसे बेहतरीन डेटा एनालिसिस और इंटरवेंशन के सुझाव देंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट में सब लोग जोश के साथ काम में जुट जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यांग चेन को बाहरी मदद की कोई जरूरत ही नहीं। उसने उस हरे बटन की तरफ देखा तक नहीं और खुद ही वर्चुअल स्क्रीन पर अकेले काम करने लगा है। यह देखकर पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में सब हैरान रह जाते हैं। थ्रोइंग की स्किल अनलॉक करने के लिए सबसे जरूरी है आदि वानरों की शारीरिक बनावट में बदलाव करना। यांग चेन आदि वानर की पूरी शारीरिक जानकारी वाली डिटेल स्क्रीन पर खोलता है और उसकी नजर आकर टिक जाती है कंधे वाले हिस्से पर। आदि वानर के कंधे पहले से थोड़े छोटे होते हैं और उनके जोड़ ज्यादा नहीं घूम पाते, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इनकी रीढ़ की हड्डी इस आकार की होती है जो कमर को मोड़कर ताकत जमा करने का काम आसान बनाती है। यांग चेन सबसे पहले कॉलर बोन को लंबा करता है जिससे कंधे चौड़े हो जाते हैं और लगभग सीधे कोण के करीब आ जाते हैं। फिर वो कंधे की जगह थोड़ी नीचे कर देता है जिससे कंधे के जोड़ का घूमने का दायरा बढ़ जाता है। आखिर में वो कंधे के आसपास की मांसपेशियों और लिगामेंट्स को मजबूत करता है ताकि वो रबर बैंड की तरह लचीले होकर ताकत जमा कर सकें। एस आकार की रीढ़ के साथ मिलकर यह बिल्कुल किसी जैविक गुलेल जैसा बन जाता है। इस बदलाव की वजह से आदि वानर एक बिल्कुल अनोखी लॉन्ग रेंज ताकत हासिल कर लेते हैं। बाकी सभी जीवों को हमला करने के लिए पास आना ही पड़ता है, लेकिन आदि वानर अब 10-12 मीटर दूर खड़े होकर भी पत्थर या दूसरी चीजें फेंक कर हमला कर सकते हैं। यांग चेन का यह इंटरवेंशन खत्म होते ही उसके द्वारा बदला गया शारीरिक डेटा तुरंत पूरे आदि वानर समूह में फैल जाता है। हर आदि वानर के शरीर में साफ बदलाव नजर आने लगता है, मानो लाखों साल का विकास सिर्फ कुछ मिनटों में समेट दिया गया हो। स्क्रीन अब एक ऐसी मादा वानर पर आकर रुकती है जो अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है। एक हाथ से उसे कोई भी चीज तोड़ने में ताकत नहीं लग रही। वो एक फल को काफी देर से चबाने की कोशिश कर रही है लेकिन तोड़ नहीं पा रही। भूख उसे बेचैन कर रही है लेकिन मुंह तक आया खाना खाया नहीं जा रहा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर जाती है, मानो उसे कुछ सूझ जाता है। वो फल को जमीन पर रख देती है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो पत्थर उठा लेती है। हाथ ऊंचा उठाकर वो जोर से पत्थर नीचे पटकती है। एक कड़क आवाज के साथ फल का सख्त छिलका आसानी से टूट जाता है। मादा वानर की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। वो खुशी से चिल्ला उठती है और फौरन उस स्वादिष्ट फल को मुंह में भरकर चबाना शुरू कर देती है। उसकी यह हरकत ज्यादा अजीब नहीं लगती, फिर भी सामने बैठे कुछ साथियों का ध्यान इस पर चला जाता है। सामने बैठा एक आदि वानर जो काफी देर से अपने फल को काटने की कोशिश कर रहा है और बस थोड़ी सी दरार ही डाल पाया है, वो मादा वानर के सामने जमीन पर पड़े टूटे हुए फल को देखता है। कुछ वानर आपस में अजीब आवाजें निकालते हैं और उंगली से मादा वानर के पैरों के पास पड़े उसी पत्थर की तरफ इशारा करते हैं। मादा वानर समझ जाती है। वो वही पत्थर उठाती है और हमेशा की तरह उसे सामने वाले वानर की तरफ फेंकने की सोचती है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि मादा वानर के कंधे का घूमने का दायरा पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है। हालांकि उसे खुद इसका एहसास नहीं है। वो पूरी ताकत से पत्थर सामने वाले आदि वानर की तरफ फेंक देती है। एक तेज आवाज के साथ पत्थर सीधा सामने बैठे वानर के माथे पर जा लगता है। मादा वानर ने सिर्फ 80% ताकत लगाई थी क्योंकि आमतौर पर उन्हें कोई भी चीज फेंकने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस एक वार ने सामने बैठे उस वानर को सीधा चारों खाने चित्त कर दिया। यह जोरदार आवाज फौरन बाकी आदि वानरों का ध्यान खींच लेती है। मादा वानर भी थोड़ी हैरान है। वो अपना सिर हिलाती है जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। जो वानर पत्थर से टकराया था वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर तड़प रहा है। काफी देर बाद जाकर उसे थोड़ा होश आता है। उसकी नजर सीधे उस चीज पर जाती है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। वो पत्थर उठाकर उसे इधर उधर घुमाकर देखता है, समझ नहीं पाता कि इतनी छोटी सी चीज इतनी जोरदार चोट कैसे दे सकती है। बहुत देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिरकार वो एक फैसला लेता है। पत्थर को कसकर पकड़कर वो मुड़ता है और उसे एक और ताकतवर दिखने वाले आदि वानर की तरफ फेंक देता है। तुरंत ही एक दर्द भरी चीख के साथ वो मजबूत कद काठी वाला वानर भी जमीन पर गिर जाता है।
अपना सिर पकड़कर कराहता हुआ। यह वानर मानो किसी नई दुनिया की खोज कर बैठा हो। उसकी नजर जमीन पर बिखरे बाकी पत्थरों पर जाती है। वो शायद यह जांचना चाहता है कि क्या सिर्फ वही एक पत्थर इतना असरदार था या फिर हर पत्थर में यह ताकत है। ठीक इसी वक्त 3 शॉर्ट स्वॉर्ड सेबर टूथ टाइगर जंगल के अंदर तक पहुंच चुके हैं। बाहर से ही उन्होंने अंदर की हलचल सुन ली थी और अब वो धीरे धीरे उस गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से आवाजें आ रही हैं। अंधेरी गुफा से आती आवाजें अब कुछ कम हो गई हैं, मानो अंदर के वानरों को एहसास हो गया हो कि रात में ज्यादा शोर करना ठीक नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शिकारी दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। तीनों विशालकाय शिकारियों के चौड़े शरीर ने गुफा के मुंह को पूरी तरह बंद कर दिया है। अंदर दर्जनों वानर एक भेड़ों के झुंड की तरह सिमटकर चट्टान से पीठ टिकाए सबसे भीतरी कोने में दुबके बैठे हैं। फिर भी उनके दिल की धड़कन शांत नहीं हो पा रही। वो पहला वानर जिसने सबसे पहले पत्थर फेंकने का तरीका खोजा था, इस वक्त अपने हाथ में मुट्ठी जितने बड़े एक पत्थर को कसकर पकड़े हुए है। वो भी डरा हुआ है, लेकिन इस वक्त वो पूरे झुंड के सबसे बाहरी हिस्से में खड़ा है क्योंकि अंदर उसे जगह नहीं मिल पाई। डर इतना ज्यादा है कि वो सांस लेना तक भूल चुका है। फिर भी पत्थर पकड़े उसका हाथ लगातार कस रहा है, इतना कि हाथ कांपने लगा है। तभी उसे दिखता है कि तीनों शॉर्ट स्वॉर्ड सेबर टूथ टाइगर तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़े हैं, इतनी रफ्तार से कि उनके पीछे धुंधली परछाइयां सी बनती दिख रही हैं। पत्थर को कसकर पकड़े हुए वो वानर अब आसपास की कोई आवाज सुन नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों उसका मुंह खुद ब खुद खुल जाता है और उसके गले से एक बेहद तेज और गूंजती हुई दहाड़ निकल पड़ती है।